लेट स्टार्ट आवर जर्नी टुडे। ठीक है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी 8th है आज। हम कोशिश करेंगे कि कोशिश नहीं मतलब पूरा करेंगे इसको। टास्क है ये हमारा कि 18th तक हम पूरा अपना एसेट एलोकेशन का जो टॉपिक है वो ख़त्म कर सके। तो इसके लिए जो फर्स्ट सबसे टॉपिक है, फर्स्ट जो हमारा चैप्टर, इसमें 5 है बेसिकली। एसेट एलोकेशन जो है हमारा, उसमें पांच पांच चैप्टर्स आर देयर, जिसमें से फर्स्ट जो चैप्टर है दिस इज कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस। ठीक है। ये वाला जो कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस पार्ट 1, इसमें 2 है, पार्ट 2 भी है एक। इसमें अभी हम पढ़ेंगे मैक्रो वाला जो पार्ट है वो, और जो इसका क्या मतलब बेसिक 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 है इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे। अब पहले सबसे फर्स्ट है कि हम इसका रोल क्या है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस में इसका रोल क्या है, कि हम क्यों एक्सपेक्टेशंस बनाएं किसी चीज़ की। चैलेंजेस देखेंगे हम। उसके बाद हम देखेंगे एग्जोजनस जो शॉक्स होते हैं कैसे वो इफेक्ट करते हैं हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेंड्स। एग्जोजनस और एंडोजनस मैं दोनों चीज़ें बताऊंगी। ठीक है। इसमें कि एग्जोजनस मतलब होते हैं जो बाहर के फैक्टर्स होते हैं, और एंडोजनस मतलब जो अगर हम कोई मॉडल बना रहे हैं तो उसके अंदर जो मतलब जो हमने गिवन ले रखे हैं जो फैक्टर्स वो होते हैं हमारे एंडोजनस। उसके बाहर जो भी कोई कुछ भी चीज़ अफेक्ट करेगी किसी चीज़ को, आउटपुट जो हमारा होगा जो वाई वेरिएबल है, वो होगा हमारा एग्जोजेनस शॉक। ठीक है। और इसमें फिर हम क्या करेंगे, हम जो इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेंड एनालिसिस करेंगे कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मेजर अप्रोचेस क्या है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग के, अप्रोच हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें हम फिर नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस साइकिल्स ऑन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस, कि क्या ही फर्क पड़ता है बिजनेस साइकिल्स का। जो जो ये एक ऐसे ट्रेंड चलती है, हमें सबको पता है कि ट्रेंड चलती है, जैसे एक निफ्टी है, निफ्टी का लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है, अपवर्ड, अपसाइड है। बट उसमें एक ऐसे ऐसे करके साइकिल्स आते हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि हम ये जो साइकिल्स है एक एक्सप्लेन करने का जस्ट एक तरीका है, कि जो ये साइकिल्स है हम इनको किसी भी इकॉनमी का हम ये ले सकते हैं कि बिजनेस साइकिल्स होते हैं, जो कभी अपवर्ड होते हैं फिर कभी डाउनवर्ड फिर अपवर्ड डाउनवर्ड। बट जो कोई भी कंट्री का जीडीपी है वो हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही रहता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड बिजनेस साइकिल, और उनका क्या इम्प्लीकेशंस है अलग अलग जो हमारे एसेट क्लासेस है, कैश, बॉन्ड, इक्विटीज, रियल एस्टेट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इफेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम शेप ऑफ द यील्ड कर्व। यील्ड कर्व इज बॉन्ड का पार्ट है हमारा। इकोनॉमिक प्रिडिक्टर कैसे है वो, और रिलेशन क्या है उसका फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि हम आइडेंटिफाई करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट लिंकेजेस बिटवीन इकोनॉमीज। ठीक है। तो इसमें ये कैसे एक एक इकोनॉमी या एक कंट्री कनेक्टेड है इंटरेस्ट रेट, मैक्रो इकोनॉमिक और एक्सचेंज रेट से। ये हम सबको पता है कि ग्लोबलाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में, तो हम लोग कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसमें हम ये सब पढ़ेंगे। पूरा ये जिस्ट है एक पूरे चैप्टर का। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा, जस्ट अ सेकेंड। फर्स्ट हमारा है जो फर्स्ट इसमें है इंट्रोडक्शन एंड फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशन। अभी हम इसमें क्या करेंगे, जो जस्ट अ सेकेंड, इसमें इंट्रोडक्शन है हमारा, इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, और कि क्या फ्रेमवर्क है, कैसे होता है, मतलब कैसे कैसे हम फ्रेम करते हैं, फ्रेमवर्क मतलब फ्रेम कैसे करते हैं, क्या फ्रेम कैसे करते हैं, जस्ट क्या फ्रेम करते हैं हम लोग, फ्रेम क्या करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं एक्सपेक्टेशंस को कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट करते हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा यही अगेन इंट्रोडक्शन दे रखा है इसमें।
इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में जैसे कि ये है, डेफिनेशन है सबसे फर्स्ट। डेफिनेशन में हम क्या है कि सीएमई होता क्या है। कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशन रेफर्स टू द एक्सपेक्टेशंस कंसर्निंग द रिस्क एंड रिटर्न प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एसेट क्लासेस। जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि अगर हम जब कोई पोर्टफोलियो बनाते हैं, हम डिफरेंट एसेट क्लासेस चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इक्विटीज ले रहे हैं, बॉन्ड्स ले रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट एसेट क्लासेस ले रहे हैं, रियल एस्टेट होगी हमारी, गोल्ड होगी, कमोडिटीज हो गई। तो उसकी जो हम रिस्क एंड रिटर्न की जो प्रोस्पेक्ट्स है, उन एक्सपेक्टेशंस को जो बनाते हैं उसको कहते हैं हम कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस। इसका इम्पोर्टेंस बेसिकली क्या है, इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमें किसी हमारी जो पोर्टफोलियो उसका रिटर्न और रिस्क प्रोफाइल ही नहीं पता होगा तो हम कैसे किसी भी एसेट को इंक्लूड कर सकते, कैसे कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन डिसीजंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अब ये किस लिए भी यूजफुल होती है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बनाने के लिए, ठीक है। एज एक्सप्लेन, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसका फोकस क्या होता है, अ डिसिप्लिन अप्रोच इन सेटिंग एक्सपेक्टेशंस इज एसेंशियल फॉर फ्यूचर अनसर्टेनिटी। हम सबको पता है कि फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेनिटी हो सकती है। ओह माय गॉड, माइक कनेक्ट करना भूल गई, ठीक है। तो सॉरी फॉर द वॉइस, बहुत डिस्टर्ब होगा शायद, बट शायद अब आवाज़ क्लियर हो। तो मैंने अभी तक इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ ये बताया कि हमारा सीएमई का डेफिनेशन क्या होता है, रिस्क रिटर्न प्रोफाइल प्रोस्पेक्ट्स को बनाने के लिए होता है। इंपॉर्टेंस क्या होता है हमारा लॉन्ग शॉर्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बनाने के लिए, एलोकेशन डिसीजंस बनाने के लिए पोर्टफोलियो में। और हमारा फोकस क्या है, ठीक है, इसमें फोकस होता है जैसे हमें पता है कि फ्यूचर जो है बहुत ही अनसर्टेन है, तो उसके लिए हमें एक्सपेक्टेशन बनानी होती है, एक डिसिप्लिन अप्रोच चाहिए होता है हमें, ठीक है। आया समझ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आ जाओ रोल इन क्या है सीएमई इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, फोरकास्ट, गाइड, स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन एंड इंडिविजुअल एसेट सिलेक्शन। अब एक पोर्टफोलियो है, सबसे फर्स्ट हम क्या यूज करेंगे इसमें कि हमारा क्या एसेट क्लास है, फिर उसके एसेट क्लासेस के बेसिस पे अब हम कौन सा स्टॉक लें या कौन सी इक्विटी ले, कौन सा बॉन्ड ले, ये डिसाइड करना पार्ट है हमारा सीएमई का। ओके, इन्फ्लुएंस करता है ये रिस्क और रिटर्न एक्सपेक्टेशंस। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा ये जो है फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग सीएमई। तो इसमें ये बताया हुआ है फ्रेमवर्क क्या क्या होता है। इसके 7 पॉइंट्स है। सबसे पहले हम करेंगे एक्सपेक्टेशंस को स्पेसिफाई, कि ठीक है एक्सपेक्टेशंस हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे, इसमें कौन से एसेट क्लासेस लेंगे, क्या टाइम होराइजन होगा हमारा फोरकास्ट का लॉन्ग। अब वो डिपेंड करेगा कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें जैसे एक पर्सन है उसको कुछ अपनी नीड्स है या कुछ वांट्स है जो उसको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, तो उसके बेसिस पे लॉन्ग टर्म अगर हम कोई व्यू रख रहे हैं तो हम डेफिनेटली क्या हम लेंगे, हम रिस्क ले सकते हैं लॉन्ग टर्म में, जैसे कि पता है लॉन्ग टर्म होगा तो रिस्क ले सकते हैं, तो हमारी ज्यादा जो एलोकेशन होगी वो किसकी तरफ होगी, हमारी इक्विटी की तरफ, ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म होगा तो हम किसकी तरफ जाएंगे कि कैपिटल उसका प्रिजर्व रहे, ठीक है, कैपिटल प्रेजर्वेशन उसका बहुत मेन पार्ट होगा। और क्या कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें सेकंड पॉइंट हम करेंगे, फिर जब जैसे हमने कोई भी एसेट डिसाइड कर लिया, मान लो इक्विटी डिसाइड कर ली, हम फिर उसका हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे। क्या चीज देखेंगे हिस्टोरिकल डेटा के लिए, हम उसका कि उसका रिटर्न कैसा जा रहा है। मतलब अगर हम बाय चांस समझो कि जैसे बेंचमार्क कोई ले रहा है, ईटीएफ ले रहा है, ठीक है, तो इसमें तो इसमें हमें वो देखना है कि उसका रिटर्न क्या जा रहा है और रिस्क क्या है।
तो उससे हम पता चल जाएगा जो भी हिस्टोरिकल डेटा से। फिर हम मेथड्स और मॉडल्स चूज करेंगे कि क्या हम कैसे कर सकते हैं फोरकास्टिंग मॉडल्स और अप्रोच, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट करेंगे कि कौन सा डेटा सोर्स लेंगे। अब वो होना चाहिए एक्यूरेट होना चाहिए, टाइमली इंफॉर्मेशन हमें मिलनी चाहिए, जैसे कि एग्जांपल है ये सारे ट्रेड पब्लिकेशंस हो गए, एकेडमिक स्टडीज, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स। नेक्स्ट है हम इंटरप्रेट करेंगे कि इन्वायरमेंट इंटरप्रेट मतलब सबसे पहले हम कैसे करते हैं किसी भी चीज की एनालिसिस करते हैं, तब सबसे पहले हम देखते हैं इकोनॉमी कैसे चल रही है, ठीक है। जीडीपी जिसको हम जब करते हैं इकोनॉमी देखने के लिए, जीडीपी, इन्फ्लेशन। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर हम जाते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस पे। इंडस्ट्री एनालिसिस के बाद हम करते हैं हमारा कोई भी कंपनी एनालिसिस या फिर कोई भी स्टॉक एनालिसिस, ठीक है। तो इसमें इंटरप्रेट द एनवायरनमेंट यही है कि हम इकोनॉमी कौन से बिजनेस साइकिल पे है, बेसिकली इसका पॉइंट ये है। अगर अपवर्ड उस पे है तो हम क्या डिसीजंस लेंगे, या कौन सी क्लास लेंगे, या कौन से एसेट्स लेंगे, ठीक है। अगर ट्रॉ पे है, ट्रॉ हम बोलते हैं जब नीचे गिर रही होती है बिजनेस साइकिल, तो हम कौन सी एसेट लेंगे। फिर हम करेंगे कंक्लूजन्स बनाएंगे। फिर हम जब हम पूरा सब चीज कर लेंगे, एक पोर्टफोलियो बन गई, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे कि हमारे कैसे चल रहा है, कि जो हमने एक्सपेक्टेशंस बनाई क्या उसी के हिसाब से सब चीज चल रहा है, नहीं तो हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के तरफ। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो हमने ये फर्स्ट अपना जो इसमें था वो खत्म कर लिया। अब हम इसमें है, हमारा पार्ट है ये चैलेंजेस। क्या आते हैं सबसे मेजर चैलेंज फोरकास्ट करने में। कॉमन चैलेंजेस क्या है, हमारे पास जो डेटा होता है उसकी लिमिटेशंस होती है। हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं होता अच्छे से, कि मतलब मान लो अगर हमने कोई गवर्नमेंट डेटा लिया है, गवर्नमेंट डेटा आपको पता है बार बार रिवाइज होता है, लैगिंग होता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि लैगिंग होता है कोई भी डेटा जो उठा लो। फिर आता है मेजरमेंट एरर बायस, एरर्स आएंगे, बायसेस आएंगी, हिस्टोरिकल डेटा इश्यूज आएंगे। कभी कभार कोई चीज कोई डेटा हम अगर निकालना चाह रहे हैं वो है ही नहीं। मान लो कोई कंपनी का या किसी चीज का हम कर रहे हैं, निफ्टी के जैसे मान लो निफ्टी के है, निफ्टी 50 में जो जितनी भी हमारी कंपनीज है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। उसको चेंज करना पड़ता है टाइम टू टाइम, तो वो हिस्टोरिकली हम नहीं देख सकते, वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि एक्सपोस्ट रिस्क कैन बी अ बायस मेजर ऑफ एग्जांते रिस्क। एक्सपोस्ट मतलब पहले का, पास्ट, एग्जांते मतलब आगे जो आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कोविड। क्या कोविड कोविड 19 जैसी चीजें हर बार आती है हिस्ट्री में? नहीं, बहुत रेयर, ठीक है। तो हम अगर इसको देख के चले कि नहीं भाई मार्केट गिरी थी तो इसके हिसाब से हम बनाए अपना वो पूरा सब चीज, तो क्या वो सही होगा? बिल्कुल भी नहीं। ये करना बहुत ही गलत होगा। अगर हम इसका एग्जाम्पल ले तो हमें ऐसा कोई रिस्क लेना होता है जो मतलब जनरल है कि होगा ही होगा। उसके बाद हम देखते हैं बायस भी होते हैं। जितने भी एनालिस्ट है, मान लो मैं कोई कंपनी एनालाइज कर रही हूँ तो मेरा भी खुद के पर्सनल बायसेस होते हैं। इसमें जो हमने लेवल 1 में भी है, कंफर्मेशन बायस हो गई, एंकरिंग बायस हो गई आपकी, ठीक है, स्टेटस को हो गया। ये नहीं मतलब हम लोग ज्यादा जल्दी चेंज नहीं कर रहे, वो सारे बायसेस हो गए, ये भी एक पार्ट है। फेलियर टू अकाउंट कंडीशनिंग इंफॉर्मेशन, कंडीशन कर देते हैं हम। कंडीशनिंग मतलब कोई इंफॉर्मेशन है उसमें हम कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे, कोई ना कोई कंडीशंस लगा रहे, तो वो भी हो गया पार्ट, ठीक है। उसके बाद जो कोरिलेशन का मिस इंटरप्रिटेशन, इसमें रियल एस्टेट जो होता है ना, रियल एस्टेट जो पार्ट है इसमें, जैसे रीट्स जो आजकल चल रहे हैं, रीट्स क्या है, रीट्स भी तो एक शेयर्स की तरह है। तो अब हम क्या करेंगे, रियल एस्टेट का कोरिलेशन इक्विटी के साथ क्या है, कम है, ठीक है, सबको पता है। बस बट जो रीट्स है वो क्या है, रियल एस्टेट का ही पार्ट है, बट वो कैसे चीज ट्रीट हो रहा है, स्टॉक्स की तरह, तो इसका कोरिलेशन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, हाई हो जाएगा इसका कोरिलेशन।
और रीड्स को हम मेजर भी नहीं कर सकते। मेजरमेंट जो उसमें करते हैं, एक होता है अप्रेजल मेथड और एक होता है ट्रांजैक्शन मेथड, तो उसमें भी बहुत दिक्कत आने के कारण मिस इंटरप्रिटेशन हो सकती है कोरिलेशन में। अब है साइकोलॉजिकल बायस। हमारी जो हम सारे जो भी डिसीजन होते हैं सब क्या होता है, साइकोलॉजी के बेसिस पे चलते हैं, उसमें बायस हो गया। अब है मॉडल अनसर्टेनिटी, हमने मॉडल ही ढंग से नहीं बनाया, अनसर्टेन है, नहीं है सही। नेक्स्ट, अब हम जैसे ये जो 7 कितने थे हमारे, ये 9 हमारे चैलेंजेस है। अब हम उसको धीरे धीरे करके एक एक करके पढ़ेंगे। ये देखो ये आया ना, इसमें इकोनॉमिक डेटा लिमिटेशंस, जो जैसे मैंने बताया था, इसमें हम सबसे पहले तो डेफिनेशन समझने में दिक्कत होती है, फिर कंस्ट्रक्शन में दिक्कत होती है, टाइमलीनेस हो गया, एक्यूरेसी, ये सारे पॉइंट्स है जो दिक्कत होती है। मतलब ये एक पार्ट है इकोनॉमिक डेटा लिमिटेशंस के। टाइम लैग सबसे इंपॉर्टेंट है, फायदा ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं होगी अगर कोई डेटा हमें मिल रहा है वो लेट मिल रहा है, इतने में तो मार्केट ने या किसी भी चीज ने उसको क्या कर लिया, उसको रिफ्लेक्ट कर लिया, प्राइस रिफ्लेक्ट हो गया, तो क्या ही फायदा है। उसके बाद बहुत सारे, जैसे मैंने बताया था पहले भी कि ऑफिशियल रिविजन्स होते हैं बहुत सारे, क्या करते हैं उससे सिग्निफिकेंटली डिफरेंट इन्फ्रेंसेस निकल जाते हैं। डेफिनेशन और कैलकुलेशन के जो मेथड होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, रीबेस हो जाता है इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इंडेक्सेस। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा डेटा मेजरमेंट बायस। ओके, इसमें क्या है, सबसे पहला सर्वाइवरशिप बायस। सर्वाइवरशिप बायस क्या होती है कि मान लो मैं एक हेज फंड बना रही हूँ, अब मैंने ना क्या किया, जो ये बहुत सारे पोर्टफोलियोज बना लिए, मान लो एक पोर्टफोलियो या एक कोई मैंने जो बनाया था वो सही नहीं चला, उसको क्या करूंगी मैं, अगर अपने रिटर्न्स अच्छे दिखाने कि इसको हटा देती हूँ, इसको हम अपने उसमें इंक्लूड ही नहीं करते, तो इससे क्या होगा, डेटा हो जाएगा स्क्यूड, एक्सक्लूडिंग फेल्ड एंटिटीज फ्रॉम डेटा सेट्स। इससे क्या होगा, हमारा डेटा स्क्यूड हो जाएगा। इससे मान लो अगर मेरा ये वाला जो पार्ट था इसमें मैं लॉस खा रही हूँ और बाकी में अच्छा प्रॉफिट है, अगर मैं इन सबको कंबाइन करूंगी तो क्या मेरा लॉस अच्छा होगा या ठीक ठीक होगा, ठीक ठीक होगा अगर मैं लॉस वाले को इंक्लूड करूंगी। बट अगर मैं सोचो ये लॉस ही हटा दूं कि नहीं मेरे को नहीं दिखाना इसमें, तब क्या होगा, तब ये पूरा डेटा ऐसे शो होगा कि जैसे मैं बहुत अच्छी एक हेज फंड मैनेजर हूं, बहुत ही अच्छे रिटर्न्स आ रहे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, स्क्यूड हो जाता है डेटा। अब आ जाओ अप्रेजल डेटा। इसमें क्या होता है, हम कर देते हैं डेटा को स्मूथ। इलिक्विड मार्केट होती है, जैसे एग्जांपल इसमें हम ले रहे हैं कि रियल एस्टेट, रियल एस्टेट क्या बार बार खरीद बेच होती रहती है, नहीं नहीं होती ना, इलिक्विड मार्केट है रियल एस्टेट। तो इसमें हम क्या करते हैं, डेटा को जब हम लेते हैं तो हम उसको स्मूथ कर देते हैं कि यहाँ पे मान लो कोई प्रॉपर्टी 1 CR की थी और यहाँ पे हमने बहुत साल बाद अगर हमने 2 CR की ली, तो उसको हम क्या करेंगे, एक स्मूथ बना देंगे कि हाँ ये इतने प्राइस से, मतलब बीच का अगर हम कुछ लेंगे तो इनका एवरेज ले लिया, स्मूथ कर दिया डेटा। इससे क्या होगा, अंडर स्टेटमेंट ऑफ वॉलिटिलिटी होगी और कोरिलेशन, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इससे क्या लगेगा कि ये इसमें बहुत ही कम कोरिलेशन है। ट्रांसक्रिप्शन एरर्स, एरर्स इन गैदरिंग एंड रिकॉर्डिंग डेटा, गैदर नहीं हो रहा हम ढंग से अच्छे से उसको, या तो हम प्लेस नहीं कर पा रहे कोई डेटा को, उसको अच्छे से हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे, कुछ ना कुछ मिसिंग हो रही है। नेक्स्ट है हमारा हिस्टोरिकल डेटा इश्यूज। हिस्टोरिकल डेटा इश्यूज में हमने क्या क्या किया, नॉट डेटा नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फ्यूचर पीरियड, जो हमारा पास्ट डेटा हम ले रहे हैं क्या वो हमारे फ्यूचर को दिखाता है, नहीं। मान लो हमने ले लिया 2016 से हम ले रहे हैं कोई भी चीज 2020 तक, तो इसमें क्या एक सबसे मेजर हुआ था, कोविड हुआ था 2019 का। तो इससे क्या होगा, डेटा क्या ये रिप्रेजेंटेटिव होगा, अगर हम 20 से लेके 24 में देखेंगे क्या ऐसा कुछ हुआ है 20 से लेके 24 में कि कोविड जैसी सिचुएशन हुई, नहीं। तो क्या ये डेटा रिप्रेजेंटेटिव होगा, नहीं, ठीक है। और इसमें हम कह सकते हैं कि पुअर एस्टिमेट्स हो जाएगा डिजायर्ड मैट्रिक्स का। रिजीम चेंज हो गया, मान लो कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, पॉलिटिकल कोई वो हो गया, लीगल हो गया, रेगुलेटरी। इसका सबसे अच्छा अभी का जो एग्जाम्पल चल रहा है हमारा
जैसे कि चला था पहले रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर चला था, और उसके बाद आया था इजराइल वाला, ईरान इजराइल वॉर वॉर चल रहा है जैसे अब। तो टेक्नोलॉजी में मान लो, टेक्नोलॉजी जैसे इंटरनेट का जब वो हुआ था, इंटरनेट आ गया था तो ये हुआ था। अब आ जाओ नॉन स्टेशनैरिटी, मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डेटा सीरीज रिफ्लेक्ट डिफरेंट अंडरलाइंग स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज, देयरफॉर यूज लॉन्गर डेटा हिस्ट्री। हमेशा बोलते हैं इसमें कि लॉन्गर डेटा हिस्ट्री लो, हाई फ्रीक्वेंसी की चीजें मत लो कि मतलब कोई एक एनुअल डेटा है, 1 ईयर का डेटा या 5 ईयर का डेटा ले रहे हो, उसको हम छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ रहे हैं, नहीं, इससे भी डेटा में दिक्कत आती है। अब जो नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा होते हैं उनके होती है फैट टेल्स होती है और वो स्क्यूड होते हैं, ये सबको पता है। जैसे कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी, ठीक है, ऐसे होती है, क्या होती है वो, उसका मीन और मीन क्या होती है, 0, और स्क्यूनेस उसकी 0 होती है, कर्टोसिस 3 होती है, ठीक है। तो अगर हम कोई भी जैसे लॉग नॉर्मल, जैसे हमें पता है कि रिटर्न का डेटा क्या होता है, एक लॉग नॉर्मल होता है, वो कभी नेगेटिव नहीं होता है, रिटर्न्स कभी नेगेटिव होते हैं नहीं, कोई भी चीज नेगेटिव, जो प्राइस होगा वो नेगेटिव नहीं है, तो ये लॉग नॉर्मल लेते हैं इसमें। तो क्या है ये, पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा है। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट, जैसे ही हम नॉन नॉर्मल से कोई डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है। अब इसमें है एक सबसे मेजर जो चीज पढ़ेंगे हम, वो है पेसो प्रॉब्लम। पेसो प्रॉब्लम क्या होती है, कोई भी एसेट प्राइस जब रिफ्लेक्ट करता है वेरी नेगेटिव इवेंट, एग्जांपल कोविड-19, एसेट प्राइसेस क्या है, वो उसको शो कर रहे हैं, दैट डिड नॉट मटीरियलाइज ड्यूरिंग द पीरियड, हेंस पुअर एस्टिमेट। ये सबसे कॉमन है, ये सबसे पता चल गया। अगर हम कोई भी ले रहे हैं, डेटा ले रहे हैं 2020 से लेके 24 का, वो रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल नहीं होगा अगर हम लेंगे कोई डेटा 2016 से 20 का, क्योंकि इस बीच हुआ था कोविड-19, तो इससे क्या हुआ, डेटा डिफरेंट था, तो वैसे ही तो हम ये रिफ्लेक्टिव नहीं है। अब हम ले रहे हैं व्हेन लुकिंग बैकवर्ड वी अंडर एस्टिमेट एक्सांते रिस्क एंड ओवर एस्टिमेट एक्सांते रिटर्न्स। हम क्या करते हैं, हम हमेशा रिस्क को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं कि हाँ हाँ कम ही होगा रिस्क, तो रिटर्न्स क्या होगा, ओवर एस्टिमेट, कि नहीं इस बार पहले नहीं हुआ तो अब ज्यादा हम रिटर्न्स निकाल लेंगे। ये बहुत ही कॉमन, ये भी एक साइकोलॉजिकल बेसिकली बिहेवियर है। अब इसमें अगर हम देखें रिस्क मेजर्स, जो ये है वैल्यू एट रिस्क, जो बैंक्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वो ओवरस्टेट करते हैं ऐसी कुछ हैपनिंग्स को इन फ्यूचर। नेक्स्ट स्लाइड। अब आ जाओ बायसेस इन एनालिस्ट मेथड्स, डेटा माइनिंग बायस। क्या किया हमने, डेटा डिफरेंट कर लिया। टाइम पीरियड बायस क्या होता है, टाइम पीरियड स्पेसिफिक नहीं है, स्मॉल कैप की जैसे आउट परफॉर्मेंस, क्या स्मॉल कैप हमेशा आउट परफॉर्म करते हैं, नहीं, बिजनेस जो साइकिल है उस पर डिपेंड करता है कोई भी चीज की कैसा आउट परफॉर्म करेगी या कोई अंडर परफॉर्म करेगी, ठीक है। ये हो गया 2 पॉइंट्स। अब आ जाओ द फेलियर टू अकाउंटिंग, फेलियर टू अकाउंट कंडीशनिंग इंफॉर्मेशन। क्या है इसमें, ये इसका जो इसमें ये है अनकंडीशनल फोरकास्ट डू एवरेजिंग ओवर एनवायरमेंट्स, हेंस कैन लीड टू मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न्स। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है तो, कि जो अनकंडीशनल फोरकास्ट होते हैं जिन पे कंडीशन नहीं होती है, वो एवरेज करते हैं ओवर टाइम, डू एवरेजिंग ओवर एनवायरमेंट्स। जो एसेट रिस्क एंड रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी विद द इकोनॉमिक एंड मार्केट एनवायरमेंट, ठीक है। ये तो बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है कि कोई भी अगर कंट्री है, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसके सारे जितने एसेट्स होंगे, एसेट क्लासेस होंगे, वो सब अच्छा परफॉर्म करेंगे। वो डिपेंड करेगा, अगर कोई कंपनी डिपेंड करेगा कंट्री टू कंट्री, इकोनॉमी टू इकोनॉमी। अब ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, इकोनॉमिक एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है फॉर मेकिंग एक्सपेक्टेशंस। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, सबसे पहले किसी भी चीज को इन्वेस्ट कोई भी चीज हम जब एलोकेट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट
पॉइंट क्या है, इकोनॉमी को देखना कि क्या इकोनॉमी कहाँ पे कौन से बिजनेस साइकिल पे है। फिर हम क्या करते हैं, ये हमारी कंपनी वो है, ये हमारी इकोनॉमी, फिर उसके बाद इंडस्ट्री आ जाओ, इंडस्ट्री करते हैं, फिर कोई भी सेक्टर, इंडस्ट्री मीन्स सेक्टर, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है हमारा, कोई भी स्टॉक या फिर कंपनी, ठीक है, कोई भी एसेट क्लास। नेक्स्ट है हमारा मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ कोरिलेशन। कभी कभार हम गड़बड़ एक और चीज करते हैं कि हम कोरिलेशन को ही मिस इंटरप्रेट करते हैं। मान लो कि वेरिएबल ये ए है इज फाउंड कोरिलेटेड विद बी, तो उसके चार पॉसिबिलिटीज हो सकती है। या तो ये हो सकता है कि ए प्रिडिक्ट कर रहा है बी को, या बी प्रिडिक्ट कर रहा है ए को, या फिर कोई तीसरा ही वेरिएबल प्रिडिक्ट कर रहा है ए और बी को, या फिर कोई रिलेशन पता ही नहीं चल रहा है इनका क्या रिलेशन है, कुछ भी हमने खुद अपने आप से कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, इसका मैं एक एग्जांपल सोचती हूँ। जैसे मान लो कि हम कह रहे हैं कि एक कंपनी जो है या एक जो एसेट क्लास है वो को मान लो इक्विटी इज को रिलेटेड टू, इक्विटी किस चीज से को रिलेटेड है, किसी इकोनॉमी से, ठीक है। बट क्या हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो इक्विटी के रिटर्न्स होंगे वो इकोनॉमी से रिलेटेड है? बताओ, नहीं। इसमें बहुत सारे अलग फैक्टर्स भी होंगे, जैसे कि कोई कंपनी है उसके उसको भी मतलब डिपेंड करेगा, कंपनी स्पेसिफिक हो सकते हैं फैक्टर्स कोई, ठीक है। और क्या है, शुड नॉट बी यूज, देयरफॉर कोरिलेशन जो रिलेशनशिप्स होते हैं कैन नॉट बी यूज्ड प्रिडिक्टिव मॉडल में विदाउट इन्वेस्टिगेटिंग। हम जब तक उसके लिंकेज को हम देख नहीं लेते कि क्या ये कैसे लिंक हो रखा है आपस में, तब तक हम उसको हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तब तक हम किसी भी कंक्लूजन पे नहीं निकल सकते। फिर आ जाओ नेग्लिजिबल कोरिलेशन। नेग्लिजिबल कोरिलेशन में रिफ्लेक्ट नॉन, कोई कोरिलेशन नहीं है तो हम एक लीनियर नहीं नॉन लीनियर रिलेशन पे पहुंच गए। अब आ जाओ ये साइकोलॉजिकल बायसेस। साइकोलॉजिकल बायस में क्या है, एंकरिंग बायस। एंकरिंग बायस मतलब किसी एक नंबर, जो फर्स्ट नंबर आया या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिसीव हुई उसको ही हम वेट ज्यादा दे रहे हैं। हम क्या करते हैं इसमें, प्री मेच्योर कंक्लूजन्स को अवॉइड करना चाहिए हमें इस टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टेटस को बायस। अब एक चीज पे अटक गए, कोई एक हम चेंज ही नहीं करना चाहते, इसमें स्टेटस को क्या, जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहे, चेंज नहीं करना हम लोगों को। कंफर्मेशन बायस क्या होती है, हम अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उसको ही बेसिकली वो कर रहे हैं कि नहीं यही उसका, जो भी हम ओपिनियन भी क्या सुनेंगे कि जो मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू से समझाएगा वो ही मैं समझूंगी, कोई और किसी और के जो ऑपोजिट व्यूज है मैं नहीं सुनूंगी। तो एक कैसे ठीक हो सकता है, ऑपोजिट बिलीफ के पर्सन से जब हम क्वेश्चन करें। उसके बाद आ जाओ ओवर कॉन्फिडेंस बायस। नहीं जी मेरा मॉडल बहुत अच्छा है, ठीक है, मेरे को बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस हो गया इस चीज पे। प्रूडेंस बायस क्या होता है, टेम्पर करते हैं हम फोरकास्ट को सो दैट दे डू नॉट अपीयर एक्सट्रीम। एक्सट्रीम दिख रहा है कोई चीज, उसको हम टेम्पर कर देंगे कि नहीं ये एवरेजिंग पे ले आएंगे। अवेलेबिलिटी बायस क्या होता है, जो भी हमें, जैसे कोई इंफॉर्मेशन है जो अवेलेबल है ना हम वो ही चूज कर रहे हैं, ये नहीं कि मतलब कोई और कोई चीज सोच रहे हैं। या फिर ये इसमें ये भी पॉइंट है, कोई मान लो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे से, जो मेरे को फर्स्ट याद आएगा ना, जो सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन होगी या जो भी मेरे को रिकॉल करने में इजी हो रहा है, वो वाला बायस को हम कहते हैं अवेलेबिलिटी बायस। अब आ गए हम मॉडल अनसर्टेनिटी। इसमें तीन है, मॉडल अनसर्टेनिटी, पैरामीटर अनसर्टेनिटी और इनपुट अनसर्टेनिटी। हमारा जो मॉडल है वो ही अनसर्टेन है, जो पैरामीटर ले रहे हैं वो अनसर्टेन है, या फिर जो इनपुट हम जो डेटा डाल रहे हैं वो अनसर्टेन है, ठीक है। तो अभी मैं ये खत्म कर रही हूँ ये वाली वीडियो। ये हमने कितने स्लाइड्स हो गए, हमारे हो गए 17 स्लाइड, ये हम 16 स्लाइड कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी, हाफ डन है आज का। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चंस है या फिर किसी को स्लाइड्स चाहिए पढ़ने के लिए तो वो कमेंट कर सकता है, और मैं उसको स्लाइड्स की वो पूरी पीडीएफ भेज दूंगी, जिससे कि वो रिवाइज भी कर सके साथ के साथ और साथ में पढ़ भी सके।
तो अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें जो रिमेनिंग पार्ट है आज के लिए वो हम कंप्लीट करेंगे, और कल ये चैप्टर कंप्लीट करके फिर साथ के साथ आपको ये क्वेश्चंस भी करने हैं, बैक ऑफ द क्वेश्चंस, इसको समझ लिया। उसके बाद हमें जो ब्लू बॉक्स एग्जांपल्स है, ब्लू बॉक्स एग्जांपल्स उसको करना है, ठीक है। और क्या करना है, जो लास्ट के एंड ऑफ द चैप्टर क्वेश्चंस है उनको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा हमारा कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। लेवल 2 में मेरे साथ यही प्रॉब्लम हुई थी, मैंने पूरा अच्छे से पढ़ रही हूँ सब चीज, कंसेप्ट, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक क्वेश्चंस नहीं करोगे। सबसे मेन तो हमें क्वेश्चंस ही तो सॉल्व करने हैं, कंसेप्ट तो उसके बेसिस पे होगा ना। तो अगर किसी को पीडीएफ चाहिए होगी वो कमेंट करेगा, मैं दे दूंगी उसको, ठीक है। तो मैं एंड करती हूँ, फिर हम रिमेनिंग पार्ट हम अभी बनाती हूँ मैं थोड़ी देर में वीडियो, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर हाफ हो जाएगा। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।